बट अब हम लोग चलेंगे अगले मैच के ऊपर. दिस इज गोइंग टू बी मुंबई वर्सेस पंजाब, और आधा पंजाब वर्सेस मुंबई, क्योंकि ये मुल्लनपुर में हो रहा था मैच. इस मैच में आते वक्त देखो दोनों टीम्स की हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है ना. मैं बट ये जरूर कहूंगा कि किस टीम ने ज्यादा इंप्रेस किया था इस मैच से आने से पहले, इट वाज एक्चुअली पंजाब. ओके, पंजाब का मैंने इस मैच को खत्म होने के बाद फिर से ट्वीट कराई है कि पंजाब इजीली टॉप 4 में भी दिख रही होती है हमें, इजीली. उन्होंने कम से कम 7 में से 4 मैचेस तो ऐसे बॉटल करे हैं ना कि वो जो आराम से जीत सकते थे, बस वो फिनिश नहीं कर पाई गेम को. हमने लास्ट टाइम भी पंजाब का जो गेम एनालाइज किया था तब भी बोली थी ये चीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़. राजस्थान वाला गेम भी हमने देखा था. दिस इज अ टीम दैट इज नॉट ग्रेट ऑन पेपर, येट दे आर परफॉर्मिंग गुड इनफ टू गिव अ टफ फाइट टू ऑल द टॉप टीम्स. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पंजाब की तारीफ करूं इसमें या फिर बुराई करूं. डू यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? आई थिंक मैं भी यही कहूँगा कि पंजाब ने थोड़ा एक प्लेजेंटली सरप्राइज किया सारी टीम्स को. इनफैक्ट इससे पहले वाले मैचेस की तुमने बात करी, अभी मुंबई वाला मैच भी ये लोग जीत सकते थे एक्चुअली. वही तो काफी अच्छा चांस था इनके पास जीतने का, बट वो भी आउट भी कैसे रन आउट हो रहे 8 बॉल में 11 रन चाहिए, ये तो बड़ी इजीली बनते हैं. अगर उसमें भी आप रन आउट हो जा रहे हो तो फिर अब क्या ही बोलें फिर आपको. तो वही बात है कि ये मैच भी उन लोगों ने सॉर्ट ऑफ एक तरीके से मुट्ठी में आ गया था, बट उन लोगों ने फिर गवा दी वो चीज़ अगेन. बट ठीक है, रिगार्डलेस लेट्स मूव ऑन टू द टॉस एंड द पिच कंडीशंस. पिच ऑफ कोर्स टॉस जीत के बॉलिंग करने लायक ही होती है, ड्यू पड़ती है, थोड़ी घास होती है, तो इट्स गुड फॉर बैटिंग. सरप्राइजिंगली हार्दिक पांड्या टॉस हार के कहता मुझे तो बैटिंग ही करनी थी. तो मैं थोड़ा इंट्रीग्ड था कि क्या लॉजिक है एग्जैक्टली इसका. आई डोंट नो, किसी को समझ में आता तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, क्योंकि ऑल दो मैच जीत ही गए बट लग रहा था कि चेस करना ही डिसीजन सही था, क्योंकि पंजाब ने ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था. रिगार्डलेस मुंबई के लिए कोई चेंजेस नहीं होते. एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज पंजाब ने फाइनली करा, जो कि मैंने लास्ट टाइम बोला था जब पंजाब का मैच हुआ था, कि बेस्टो को हटा दो, अब टाइम आ गया. एंड उन्होंने वो करा, राइली रूसो को लेके आए. अलग बात क्या है कि राइली रूसो ने भी परफॉर्म नहीं करा, ठीक है, वो साइड की बात है. अथर्व ताइडे ने एक मैच खेला था, उसको भी हटा दिया गया. अब मुझे समझ में नहीं आया क्यों, ठीक है. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स. पावर प्ले में स्टार्ट जो होती है मुंबई की, वंस अगेन अ फायरी स्टार्ट. आई नो हम लोग SRH, KKR इन सब टीम्स की बात करते हैं आजकल, क्योंकि इन लोग की तो स्टार्ट कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल होती है. बट मुंबई की भी पावर प्ले की स्टार्ट ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर दीज 2 टीम्स जिस टीम की सबसे अच्छी रही है वो काइंड ऑफ मुंबई ही है. वो हर मैच में 9-10 रन पर ओवर की रन से स्टार्ट करते हैं. एंड रोहित शर्मा का इसमें मेन जो हाथ था, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा बॉलें खेली थी, सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे. ईशान किशन जल्दी आउट हो गया था, स्काई आ जाता बैटिंग करने के लिए, स्काई वॉज लुकिंग गुड, बट रोहित शर्मा ने डोमिनेट करके इस पावर प्ले में 54 रन बना के दिए फॉर द टीम. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पंजाब के लिए वंस अगेन ये था कि पावर प्ले के अंदर ही 6 ओवर होते हैं, 5 बॉलर्स ट्राई कर लिए. तो इतना एक्सपेरिमेंटेशन क्या सही है करना? आई डोंट नो. मतलब ये एक नई चीज़ है T20 में भी, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट. Maybe it does not work all the time, especially when your bowlers are not that good. तो I wonder पंजाब ने कोई ट्रिक मिस तो नहीं कर दी वहाँ पे. ये चीज़ स्काई के अंडर भी था, जब लोग पावर प्ले में ही वो लोग काफ़ी 3-4 बॉलर से एक्सपीरियंस. वो सीरीज को मैं वैसे ट्रीट ही नहीं करता, वो सीरीज एक्सपेरिमेंट के लिए था. वो ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रही थी, वो तो अलग ही चीज़ थी. बट मूविंग ऑन, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अर्शदीप सिंह की. पावर प्ले के अंदर सिर्फ अर्शदीप सिंह ही ऐसा बॉलर था जिसने 2 ओवर डाले, सबसे महंगा भी वही था. तो अब जो हम लोग कह रहे थे ना कि अर्शदीप सिंह एटलीस्ट पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है, वो उसने आज वो भी नहीं करी. राइट. आई थिंक हिज फॉर्म इज जेन्युइनली कंसर्निंग राइट नाउ. आई थिंक T20 वर्ल्ड कप आ भी रहा है इस टाइम पे. एंड अभी हम लोग जो बोल रहे थे कि डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह बॉलिंग नहीं कर पा रहा, अब पावर प्ले भी नहीं कर पा रहा, तो नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कर पा रहा, बिकॉज एक ही मैच हुआ है. मतलब अगर आपका एक चीज़ तो आपका फोर्टे होना चाहिए ना. तो अगर आप वहाँ पे भी इफ़ यू फील्ड इन दिस मैच, देन आई थिंक एक तरीके से आपका जो भी आप बॉलिंग जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे उस मैच में, यू आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग. बट रिगार्डलेस जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो मुंबई के 86 रन बन चुके थे, विकेट नहीं गिरा था एक भी. यहाँ पे कैच पता क्या है? पहली बात तो हरप्रीत बार ने 2 ओवर डाले थे, बहुत इकोनॉमिकल था, उसमें कुछ 6-7 रन ही दिए थे. द कैच वॉज सूर्य कुमार यादव, जो कि रोहित शर्मा से बाद में बैटिंग करने के लिए आए. ही टुक मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक बिटवीन 6 to 10 ओवर्स जो थे. इन 4 ओवर में मेन स्ट्राइक जो थी ना सबकी सब स्काई नहीं ले रही थी, टू द पॉइंट कि 49 पे आ गया था वो. बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर खुद 49 पे खेल रहा था वो. राइट. एंड इसके चलते हुए ना रोहित शर्मा के साथ एक इशू हुआ है यहाँ पे, बिकॉज रोहित शर्मा जब आउट हुआ है अगले फेज में, आई थिंक कौन से 11वें-12वें ओवर में आउट हुआ है, ऐसी कुछ हुआ है. जब आउट हुआ था उस पर एक स्टार्ट आया था कि जिस ओवर में आउट हुआ है उससे पहले के जो 7 ओवर थे लगा लो तुम, उसमें मिला के उसने टोटल 13 बॉल्स खेली सिर्फ. ओके. विच इज वेरी लेस. 42 बॉल्स में से आप सिर्फ 13 बॉल्स खेल रहे हो. उसके वजह से मोमेंटम ब्रेक हुआ है फिर से रोहित शर्मा का. एंड मतलब ये हमने प्रॉब्लम देखी थी CSK वाले मैच में भी, कैसे उसको मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक मिलनी बंद हो गई थी. हाँ. विच इज़ वाई डिस्पाइट स्कोरिंग 100 ही कुड नॉट फिनिश द लाइन.
ये चीज़ फिर से हो रही है। अब इसमें क्या रीज़न हो सकता है एग्जैक्टली, बिकॉज अगर ये 1-2 मैचेस के लिए और होता है देन वी विल सी अ पैटर्न। आई थिंक ये चीज़ है क्योंकि इवन लाइक सोशल मीडिया पे ये लोग काफ़ी लोग ये चीज़ कॉल आउट कर रहे हैं कि पावर प्ले के अंदर जहाँ पे रोहित शर्मा को काफ़ी स्ट्राइक मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रन्स मार रहा है। इनफैक्ट आई थिंक कुछ ऐसा है कि उसकी सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन द पास्ट 10 ईयर्स पावर प्ले के अंदर इस बार। अच्छा। एंड पावर प्ले के बाद उसकी स्ट्राइक रेट अब मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदी ड्रॉप हो रही है। इस मैच में आई थिंक कुछ ऐसा है कि उसने 13 बॉल में 14-15 रन ही मारे थे उसके बाद। तो वही बात है कि एकदम से स्ट्राइक रेट आपकी इतनी ड्रॉप कैसे हो गई? इज दिस बिकॉज कि आपका रिदम नहीं बन पाया उसके बाद? बट आई थिंक मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स है, एक है कि उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही और एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जब उसको स्ट्राइक मिल रही तो वो सिंगल लेके दूसरे एंड पे आ जा रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है। अब वील सी, अगर ये 1-2 मैचेस के लिए और होता है तब हम इसको एक पैटर्न की तरह डिस्कस कर सकते हैं। अभी सिर्फ दूसरे मैच है तो मैं ज़्यादा डीप डिग नहीं करूँगा, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद हम लोग चलते हैं जब 15 ओवर हो गए थे। मुंबई इंडियंस वर 130 for 2। रोहित शर्मा ही वो विकेट था जो कि आउट हो जाता है। तिलक वर्मा आज ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है। आई थिंक दिस शुड बी द केस। तिलक वर्मा को नंबर 4 पे आना चाहिए एंड हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पे आना चाहिए। दैट इज द बेस्ट ऑर्डर फॉर देम। स्काई भाई टेक ऑफ कर गया था इस फेज में। इस फेज में टोटल 44 रन आते हैं विच इज नॉट मच। एंड यहाँ पे ना कई सारे कॉमेंटेटर्स तभी तुरंत बोलना शुरू हो गए थे कि क्या ये विकेट जो है एक डबल फेज नेचर लेके आ रही है, कि कभी कुछ बॉलें जो है पढ़ के सही आ रही हैं, कुछ पढ़ के धीरे आ रही हैं, तो वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं बैट्समैन के दिमाग में। मुझे लगता है कि यार ये अगर डबल पेस नेचर है तो भी 190 रन बन रहे हैं। दूसरी टीम में चेज भी कर दिया ऑलमोस्ट। राइट। तो आर वी जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस इफ वी आर नॉट एबल टू सी कि बैटिंग टीम जो है हर ओवर में 10 रन ना मार रही हो? राइट। मतलब क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे कि अगर हर ओवर में 10 रन नहीं आए तो मतलब पिच जो है वो डबल फेस्ड हो गई? अभी पिछली लाइव स्ट्रीम आई सेड दिस कि भाई किसी एक टीम का मैंने कहा था अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करते हैं तो कुछ 6 ओवर में 70 रन पड़ेंगे। एंड मेरे दिमाग में पता नहीं अनकॉन्शियसली ये चीज़ आई कि ये थोड़ा स्लो है। दैट इज बिकॉज इस आईपीएल में हमने जिस तरीके की बैटिंग देखी है कि 270-280 रन बन रहे 3 बार तो 260 क्रॉस कर चुका है स्कोर। तो इतना अब नॉर्मल हो चुका है कि कई बार तो ऐसा लग रहा है कि अगर 10 रन पर ओवर पड़ रहे हैं तो भी भाई कम तो नहीं लग रहा, क्योंकि 200 भी बनेंगे, 200 तो चीज़ हो जा रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स भी इस चीज़ के विक्टिम है। और ये चीज़ों में आपको बता रहा हूँ ना, ये इंग्लिश कमेंट्री से है, ये हिंदी कमेंट्री से नहीं है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं अच्छा हिंदी कमेंट्री में तो वैसे भी लोग सीरियस नहीं होते। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कमेंट्री से आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या कमेंटेटर्स भी, अरे कमेंटेटर्स भाई खुद क्रिकेटर्स हैं। हाँ, राइट। क्या ये लोग भी अनकॉन्शियसली अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से? एंड अगर ये हो रहा है तो मैं पब्लिक को तो बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करूंगा भाई। अगर क्रिकेटर्स हो रहे हैं खुद अफेक्ट तो फिर पब्लिक तो बेचारी होगी। बट इट इज नॉट अ गुड साइड टू सी। बट वंस अगेन से दिस कि इतने हाई स्कोरिंग गेम्स, मतलब 190 रन बने और हमें लग रहा है कि चलो उतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं बना, विकेट फंस के आ रहा था। ये आज से 2-3 साल पहले अगर ऐसी विकेट होती ना जहाँ पे 190 रन बनते, लोग कहते क्या तगड़ी विकेट थी बैटिंग के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो भाई ये सीन है कुछ, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। रिगार्डलेस इसके बाद हम लोग आखिरी 5 ओवर्स की बात करते हैं। 191 for 7 ये फाइनल टोटल था मुंबई का। ठीक है, दिस मीन्स कि आखिरी के जो 5 ओवर थे यहाँ पे 61 रन आते हैं। बट ये 61 रन आए सो आए, आई थिंक ये ज़्यादा हो सकते थे। मुझे लगता है मुंबई ने कहीं ना कहीं 10-15 रन कम बनाए। एंड दिस इज वंस अगेन मी सेइंग दिस डिस्पाइट 190 रन बने पिच पे। बट माई रीजनिंग इज कि इससे पहले जो ट्रैजेक्टरी चल रही थी आखिरी के 1-2 ओवर में उतने रन नहीं है, जैसे कि मैंने केकेआर के लिए कहा था राजस्थान के अगेंस्ट। तो अगर वहाँ पे हम लोग सेम ट्रैजेक्टरी के साथ फिनिश करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10-15 रन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। बिकॉज हर्षल पटेल ने लास्ट ओवर डाला था, सिर्फ 7 रन दिए उसने और 3 विकेट आए उस ओवर में। 3 विकेट आए भाई। राइट। 15वें ओवर तक टोटल विकेट्स गिरे ही 2 थे और लास्ट ओवर के अंदर 3 विकेट आए। तो लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन आए, अगर वही 15 हो जाते तो ये 199 हो गया होता, 200 का टारगेट हो गया होता। राइट, समझ रहे हो? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो ट्रैजेक्टरी हमारी चलते हुए आ रही थी उस हिसाब से आखिरी के 1-2 ओवर में फिनिशिंग नहीं हुई, जिसके चलते हुए वी कुड से कि मुंबई शायद 8-10 रन शॉर्ट थी। रिगार्डलेस 190 इज अ गुड स्कोर एंड शुड बी डिफेंडेबल। अब आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे पता नहीं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ जरा जल्दी से, हर्षल पटेल और हरप्रीत ब्रार इन दोनों ने बॉलिंग बड़ी अच्छी करी है। बट रबाडा की बात कर लो, एंड में आता तो उसकी पिटाई हुई है। सैम करन ने एक बड़ा अच्छा विकेट लिया था सूर्य कुमार यादव का, आई थिंक सैम करन ने इन पैचेस अच्छी बॉलिंग करी है। बट हर्षदीप सिंह वंस अगेन वाज नॉट गुड। सैम करन ओवरऑल वाज नॉट वेरी इकोनॉमिकल। एंड यू वंडर कि पंजाब की बॉलिंग में कोई स्टैंड आउट बॉलर ऐसा कोई है ही नहीं आ सकता यार। मतलब रबाडा पिटाई खाया है अपने आखिरी ओवर में ये तिलक वर्मा वगैरह से। ये लग ही रहा था कि वो बंदा जो कि भी जनवरी में टेस्ट मैचेस में हमने को रुला रहा था, पेल रहा था सबको। राइट। एंड ऑफ कोर्स इसमें T20 के फॉर्मेट का भी इफेक्ट आता है एंड वाइट बॉल का फर्क भी पड़ता है।
बट आई स्टिल थिंक ही वॉज नॉट अप टू द मार्क. तो पंजाब की बैटिंग तो चलो वैसी थोड़ी बहुत वीक है, बॉलिंग में भी अगर नहीं करेंगे, अगर आपका स्टैंडर्ड बॉलर हर्षद पटेल है तो मतलब थोड़ा तो विद ऑल डू रिस्पेक्ट आई थिंक थोड़ा ऐसा इश्यूज तो है. राइट. बट रिगार्डलेस सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं. ठीक है, स्टार्ट तो ऐसी थी कि मुंबई का मुझे लगा था ये बहुत बोरिंग गेम होने वाला है. अगर पावर प्ले में आपके 4 विकेट गिर जा रहे हैं 40 for 4 राइट, तो आई थिंक इट इज़ अ ड्रीम स्टार्ट फॉर एनी टीम. एंड वही बात है ना, अगर आपको फर्स्ट इनिंग्स के बाद देख के लगा कि 190 कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा, इसके बाद सबको लगा होगा कि भाई मैच तो जल्दी खत्म हो जाएगा. और अब बताए जितने भी लोगों ने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को गाली दी है ना, आज उसने बहुत तगड़ी कैप्टनसी करी. मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों. ओके. एंड लोग उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि एजेंडा चलाना है. ठीक है, तो मैंने लास्ट मैच में चेन्नई वाले मैच में आई क्रिटिसाइज हार्दिक पांड्या's कैप्टनसी अ लॉट, बट आज उसको क्रेडिट देना बनता है. एक एरर उसने करा है मेरे ओपिनियन में, वो मैं पॉइंट आउट करूंगा. बट जिस तरीके से उसने डेथ ओवर्स मैनेज करे हैं ना अपने बॉलर्स के, वो जेन्युइनली मतलब एक तगड़ी कैप्टनसी के मार्क था वो. एंड भाई ये मोस्ट पीपल विल नॉट टेल यू दिस, जितने भी क्रिएटर्स होंगे, जितने भी जर्नलिस्ट होंगे, बिकॉज इट इज़ पॉपुलर राइट नाउ टू हेट ऑन हार्दिक पांड्या. दे विल नॉट प्रॉब्ली टेल यू दिस और एक्सप्लेन दिस, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस. ठीक है, जब 40 ओवर में 4 विकेट गिर गए, 2 विकेट बुमराह लेता है, 2 विकेट अपने क्वेत्जे ले लेता है. सैम करन ओपनिंग करने आया था, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया. पहली बात तो डिड नॉट वर्क. राय रूसो जल्दी आउट हो जाता है. टॉप 4 जो बैट्समैन थे, लिविंगस्टोन वो भी आउट हो जाता है, प्रभसिमरन भी आउट हो जाता है. इसके बाद गेम मोर और लेस खत्म ही होना चाहिए था. ठीक है, सेकंड फेज में 6 से 10 ओवर के फेज में श्रेयस गोपाल आता है. वो 2 ओवर में मेरे ख्याल से 25-26 रन खाता है, कुछ बहुत एक्सपेंसिव था. राइट. बट हरप्रीत सिंह का विकेट ले जाता है. आई थिंक हरप्रीत सिंह का ही विकेट लिया हुआ, इफ यू कुड चेक. हाँ, श्रेयस गोपाल ने लिया. राइट. हरप्रीत सिंह का विकेट आ जाता है. इसके चलते हुए जब 10 ओवर खत्म हो गए थे तो 87 for 6 हो चुके थे लोग, बिकॉज एक और विकेट गिरता है यहाँ पे. एंड इसकी बात करते हैं आकाश मधवाल, जब बॉलिंग करने के लिए आता है, बंदे ने टांग पे फुल टॉस फेंकी है, नी रोल की हाइट पे. लोग लेट लेट के छक्का मारते हैं उस बॉल पे. जितेश शर्मा ने पैड पे खाई है फुल टॉस. एलबीडब्ल्यू है. ओके. पैड पे खा के. आई थिंक दिस इज मतलब ऋषभ पंत परफॉर्मेंस and not this performance by Jitesh. Right. It has sealed the situation for Jitesh Sharma wherein he would not be playing for the World Cup. Right. And मुझे वही लग रहा था कि people to be blamed as well because they created too much hype around him. जितेश शर्मा ना, हाँ आई थिंक करा ही है डेफिनेटली. बट आई थिंक उस टाइम पे इन जनरल पब्लिक वॉज क्वाइट डेस्परेट टू सी समवन एज अ विकेट कीपर फॉर द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कोई दिमाग में ही नहीं आ रहा था भाई. ऋषभ पंत का पता नहीं था उस टाइम. I think that was a bit disrespectful to Ishan Kishan at that point of time. आई थिंक उस टाइम तक वो आ गया था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट का सीन हो गया था उसका. नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से चलता हुआ रहा, उसमें ईशान किशन ने 50 मारी थी भाई. नहीं तब से ये चीज़ चल रही थी जितेश शर्मा का लेके, तो फिर तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तो ईशान किशन बहुत अच्छा खेल ही रहा था. वो टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी जितेश शर्मा की, सॉरी जितेश शर्मा कह रहा हूँ, जो उससे पहले जो जितेश शर्मा की परफॉर्मेंस थी, उसको सोच के अगर लोगों ने कह दिया कि नहीं ईशान किशन को बैठा दो, तो फिर तो कोई सेंस नहीं बनता भाई. वो तो बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे. And it's so funny how people were, bashing IPL, saying कि अब हमें IPL के performances के basis पर टीम जज करनी पड़ेगी, कितना गलत बात है. And I could not understand the sentiment because अब वही लोग जो है दिनेश कार्तिक का भी केस बना रहे because of the IPL. Right. And many other players as well. लोग कह रहे हार्दिक पांड्या को मत खिलाओ because he is not doing good in the IPL. तो inevitably IPL से बनेगा ही बनेगा narrative. And I think it is a very good platform to judge for the T20 World Cup as well. I think as far as the T20 format is concerned, अगर वहाँ पे आप IPL के बेसिस पे जज कर रहे हो, स्पेशली जब T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले IPL है, बिल्कुल करो भाई. तो फिर तो करना भी चाहिए. फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में. पॉइंट वही है, जब IPL के बेसिस पे अगर आप बाकी टीम सेलेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी. तुम कह रहे हो जो 6 महीने पहले इंडिया के अफगानिस्तान से पहले मैच हुए थे, 5-6 महीने पहले, उसको ले लो, उसको अब ले लो. राइट. और उसके बीच में जो इतना कुछ हो गया वो मत करो. तो क्या बेवकूफ़ी है भाई. आई थिंक पीपल क्रिटिसाइज IPL अननेसेसरली एट टाइम्स. कुछ फेयर क्रिटिसिज्म भी हैं बट बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भी होते हैं. रिगार्डलेस 10 ओवर के बाद जब 6 विकेट गिर चुके थे, इट मेंट कि इट इज़ वंस अगेन ऑल डिपेंडेंट ऑन शशांक एंड आशुतोष, जो उनका मेन डुओ जो है. राइट. एंड इन्होंने फिर से लिव अप करा भाई हाइप पे. समहाउ पता नहीं क्या कर रहे हैं. शशांक ने पिटाई करने शुरू करी पहले, एंड आशुतोष मुझे याद है उस टाइम पे आया था, एंड भाई वो सूर्य कुमार यादव टाइप के छक्के मार रहा था फाइन लेग के ऊपर से लेट के. 8-9 बॉलों पे 20-25 रन हो चुके थे उसके ऑलरेडी. शशांक के भी आई थिंक 44 कितने कुछ रन है उसके. शशांक के 41 of 25. राइट. तो ग्रेट स्ट्राइक रेट ऑल्सो. स्ट्राइक रेट कितनी की है? 150 से ऊपर की होगी. 164 की स्ट्राइक रेट है. दोनों इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे. पहली बात तो हार्दिक पांड्या ने बुमराह को 2 ओवर दिए पावर प्ले के अंदर, 2 विकेट आ गए. ग्रेट मूव बाय हार्दिक पांड्या बिकॉज यूजुअली 1 ओवर मिलता है. अब उसने देखा कि आशुतोष और शशांक डोमिनेट कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में और रन इतने भी ज़्यादा भी नहीं है कि चेज नहीं हो सकते.
तो उसने क्या कहा, भाई मुझे कोएट्जे और अपने ये हार्दिक पांड्या कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों वापस लाने पड़ेंगे। बुमराह जैसे ही वापस आता है आशुतोष का विकेट गिर जाता है। ग्रेट चेंज इन बॉलिंग बाय हार्दिक पांड्या इन दिस फेस फर्स्टली, बट इसका एक डाउन साइड क्या था, अब कोएट्जे और बुमराह ने एक ओवर यहाँ पे डाल दिया है, तो आखिरी के 5 ओवर में दोनों का सिर्फ एक ओवर और अवेलेबल होगा। अब आप कैसे करोगे यूटिलाइज उसको, वो सोचने वाली बात थी। वहाँ पे उसने फिर से बहुत अच्छी कप्तानी करी है। द पॉइंट वॉज यहाँ पे थैंक्स टू बुमराह एंड कोएट्जे काफ़ी हद तक रन रुकने लग गए थे, एंड सिर्फ बात फिर आशुतोष पे आ गई थी। आशुतोष के साथ ज़्यादा सपोर्ट के लिए कोई था नहीं, हरप्रीत बरार एंड हर्षद पटेल थे जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वुड से। तो जो एक अपर एज होता है ना, यू कुड आर्ग्यू कि मुंबई के पास था, एंड दिस मेंट कि आखिरी के 5 ओवरों में मोर देन 50 रन चाहिए थे, मोर देन 10 रन इन ओवर, और आप ऑलरेडी 7 विकेट डाउन हो, सिर्फ 3 विकेट रहेंगे, तो अब नेचुरली एज हमेशा बॉलिंग टीम को ही दोगे। गेम कहाँ चेंज होता है, जब आकाश मधवाल 16वां ओवर डालता है, द फर्स्ट ओवर ऑफ द डेथ फेज। उस पर पता नहीं कितने, वो 17-18 रन कुछ खाता है, जब आशुतोष ने उसकी तोड़ाई कर दी, लिटरली नो बॉल भी फेंक दी थी उसने। एंड उसके बाद इक्वेशन हो गई थी कुछ कि 4 ओवर में 28 रन कुछ चाहिए, 7 रन पर चेजेबल क्या भाई, ये तो आंख मीच के चेज होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है इसको ना चेज होने का। वहां पे फिर से एक स्मार्ट मूव, उसने क्या कहा, बुमराह कोएट्जे के 2 ही ओवर मिलाकर मैं आखिरी के 2 ओवर का वेट नहीं करूंगा, मैं अभी डलवा रहा हूँ इनसे बॉलिंग। अब भाई पे ऑफ कर गया, आशुतोष आउट हो गया। फिर आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव, अ ग्रेट रिस्क, जो कि अगर पे ऑफ नहीं होता तो हार्दिक पांड्या को उतनी ही गालियां भी पड़ती, बट अगर पे ऑफ हुआ है तो उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए। उसने कहा मैं बुमराह कोएट्जे को अप फ्रंट अभी ही बॉलिंग करा दूंगा, लास्ट के 2 ओवर तक गेम लेके नहीं जाना मुझे। और उसी के चलते हुए 9 विकेट गिर गए थे, सिर्फ 1 विकेट पे बात आ गई थी। हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करने के लिए आता है सेकंड लास्ट ओवर, 1 सेकंड, वेरी गट्सी मूव, क्योंकि अभी डेथ ओवर्स में धोनी से पिटा था वो। ही गेट्स हरप्रीत बरार को आउट करता है मेरे ख्याल से, वहाँ पे उसको भी 1 विकेट मिल जाता है। एंड लास्ट ओवर में जब कितने 11-12 रन रह गए थे, 8 बॉल पे 11 रन चाहिए था भाई साहब, रबाडा ने आके छक्का मारा था, उसके बाद क्या कर रहे थे ये लोग, रन आउट ही हो गए। राइट, एंड 1 सेकंड क्रेडिट टू हिम फॉर पिकिंग आकाश मधवाल फॉर द लास्ट ओवर। उसने, आकाश मधवाल ने इससे पहले 3 ओवर में कुछ 40-45 रन खाए थे, बहुत एक्सपेंसिव था, बट अदर ऑप्शंस क्या थे, रोमारियो शेफर्ड और श्रेयस गोपाल। तो तुम ऑब्वियसली आकाश मधवाल के साथ ही जाओगे। एक जो गलती थी हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में, आई थिंक उसने फिर से श्रेयस गोपाल को अंडर बॉल कराए। 1 और ओवर मिडिल ओवर्स में डलवाना जरूरी था, ताकि कहीं ना कहीं आकाश मधवाल से लास्ट ओवर डलवाने की नौबत ही ना आती। आई थिंक वो एक चीज़ है जहाँ पे वो कैलकुलेशन और बेटर कर सकते हैं अपना मिडिल फेज में। आई थिंक इधर वे हार्दिक पांड्या का भी अगर हम लोग बोलेंगे, व्हाट यू सेड, कि लोग इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मतलब क्वान्टिफाइबल या विजिबल ऐसे है नहीं देखने में। जो लोग एकदम गेम के अंदर घुस के देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी। पॉइंट वही है मेरा, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 गेम, एक मैच में और उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिविजुअली ही हैज़ नॉट बीन हैविंग अ गुड सीजन राइट नाउ। एक मैच में भी अगर उसका बल्ला चल जाता है सही से, या बॉलिंग बहुत अच्छी चल जाती है, तो आई थिंक द क्राउड विल गेट बिहाइंड हिम। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 परफॉर्मेंस। बट मतलब मैं वही कहूँगा कि टू सम अप, आई थिंक इट वॉज सम वेरी गट्सी कैप्टनसी बाय हार्दिक पांड्या फर्स्टली, एंड बुमराह के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ यार। मतलब मुझे तो लगता है कि आर वी वॉचिंग बुमराह एट हिज पीक राइट नाउ इन हिज 30s। भाई साहब, मुझे जेन्युइनली लगता है कि कंटेंडर है ये साल उसका पीक होने के लिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।